केही दिन अघि हामीले कुनै माध्यमबाट यो दृश्य देख्यौं। दुवै हात नभएका एकजना व्यक्ति सगरमाथा बेस क्याम्पतर्फको यात्रामा लम्किरहेका थिए। दुवै हात नभएका ती व्यक्तिको पाइलाले हाम्रो ध्यान खिच्यो। हामीले उनीबारे थप बुझ्ने प्रयास गर्यौं। बुझ्दै जाँदा उनी भारतीय नागरिक रहेछन्। उनको नाम आशिष शर्मा हो। अझ रोचक त उनी भारतका चर्चित कवि, लेखक, कमेडियन सुरेन्द्र शर्माका छोरा हुन्। सुरेन्द्र शर्मा त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो शारीरिक कसरतमा खासै विश्वास राख्दैनन्। फिजिकल एक्सर्साइजका विरुद्धमा उनले दिने गरेका विभिन्न हास्य तर्कहरू बेला बखत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका हुन्छन्। तर उनका छोराको फरक विशेषता, फरक क्षमता भइकन पनि बेस क्याम्प पुग्ने अठोटका कारण हामीले उनीसँग उनका अनुभव सुन्ने र सुनाउने प्रस्ताव राख्यौं। उनले पनि सहमति जनाए। तर उनी पनि हामी जस्तै अङ्ग्रेजी भाषामा धेरै अभ्यस्त रहेनछन्। नेपालीमा हुने त झन् कुरै भएन। त्यसपछि हिन्दी भाषामै उनको अनुभव सुन्ने प्रयास गर्यौं। प्रस्तुत छ आशिष शर्माको सगरमाथा मोह, उनले सुनेको र देखेको सगरमाथा बेस क्याम्प, उनको अनुभूति, उनको परिवार लगायत विषयमा गरिएको संवाद। कैसा लगा नेपाल? और वो जो अनुभूति है वो शब्दातीत है, समझाया ही नहीं जा सकता और अनुभव ही किया जा सकता है। इतनी अच्छी अनुभूति होती है मगर आप प्रकृति में जुड़े हुए हो। हर क्षण, हर पल आपको कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है। मूवी में जो दिखाया है, हाँ। वैसा कुछ फील हुआ आपको? पहला मेथड तो ये था कि वहाँ पर लोग ये सोचते थे टेंट में आपको रहना पड़ता है, जबकि मुझे कहीं नहीं दिखा। प्रॉपर पक्के जो टी हाउस बोलते हैं, मगर देखा जाए बेसिक होटल से, कि वहाँ पर हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, जबकि मुझे परसेंट भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। जो रूम थे वो भी बहुत नीट एंड क्लीन थे, क्लियर थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जो हिलारी ब्रिज था, हाँ, उसका बहुत डेंजरस सीन बनाया था उन्होंने। जितना जो मूवी में डरा रखा है तो मूवी का काम कमाने का है, मगर रियलिटी तो अलग है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा टाइप कोई किस्सा। जब भी आप ट्रैकिंग पे जाते हैं ऐसे टफ में, तो आपको ब्रांड न्यू जूते नहीं लेने चाहिए। आप पहले जूते लीजिए, यू ब्रेक द शूज, यानी उसको इतनी बार पहनिए कि वो जूते और आपकी दोस्ती हो जाए। मुझे मालूम नहीं था वो ब्रेक द शूज एक्चुअली में ट्रिप पे ही ब्रेक हो जाएंगे। आपने कैसे ठान लिया कि मैं उधर पहुंचूंगा? एक बार अगर आपने ठान लिया कि आपने कुछ करना है तो आप कर पाओगे। ये सुरेंद्र शर्मा, आप तो आपके पिताजी बिल्कुल अलग दिखते हैं। भाई ऐसा है, जब ईश्वर ने 2 अंगूठे इतनी बनाए हुए हैं तो बाप बेटे जैसे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अपनी राह चुनी है, मैं अलग राह चुनता हूँ। ऐसा लगता है कि अगर मेरे दोनों हाथ सही सलामत होते तब तो मैं कुछ नहीं करता, ये पक्का है। आदमी को जब सब कुछ होता है तो आदमी कुछ नहीं करता। तो लोग बोलेंगे बेस कैंप जाने के लिए तो पैर काफी हाथ क्यों चाहिए? उन लोगों के लिए आपको अब जैसे सही बताऊँ मैं, वहाँ पर जब बर्फ़ वाला एरिया होता है, कुछ होता है, तो आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। इवन नीचे भी आपको दोनों स्टिक चाहिए होते हैं, क्योंकि पाँव जमाने के लिए वगैरह जो भी अगला है आपको स्टिक की ज़रूरत होती है। दैट रियली हेल्प्स। मैंने जो लोगों को ऑब्जर्व किया। आशीष सर, नेपाल में और सीधा कुरा में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ जी। तो आप हमारे दर्शकों को बता देंगे कि आप हो कौन, क्या करते हैं, आपके बारे में थोड़ा बहुत कुछ। देखिए, मैं भारत से, दिल्ली से हूँ और अपने भाई के साथ बिजनेस में हूँ, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके अंदर काम करता हूँ। और एज अ बैचलर मुझे ये क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि मैं लाइफ को और बेटर तरीके से एंजॉय कर सकूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैरिड लोग नहीं करते, पर मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो मैं उसको पूरा एंजॉय करने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में हम बाद में आएंगे। जी। आप अभी एवरेस्ट बेस कैंप पहुँच के आए हो, कैसा लगा नेपाल? मतलब एक होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो मतलब ऐसे जो होता है आप जाओ और देखो।
मतलब मैंने पूरे ट्रिप में बड़ी सारी चीज़ें देखी, मगर जो मैंने एक्चुअल में जो अच्छाई, जो बहुत ज़बरदस्त अच्छा फील हुआ, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब वो इतना अद्भुत था कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी को जानना है तो खुद आकर देखे तो समझेगा। अब इतनी अच्छी अनुभूति होती है, मगर आप प्रकृति में जुड़े हुए हो, हर क्षण हर पल आपको कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है वहाँ पर। पॉल्यूशन तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो जीरो लेवल की बात है, मगर नेचर हर मोड़ पे, हर टाइम पे अलग अलग रूप दिखा रही होती है। सनराइज पे अलग दिख रहा होता है, सनसेट पे अलग चीज़ दिख रही होती है, पहाड़ों के कलर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। एक जगह पे पूरे के पूरे जो बर्फ़ से ढके हुए थे वो बिल्कुल गोल्डन माउंटेन्स लग रहे थे, कि अलग ही रूप दिख रहा था। बस जितने कहा जाए वो कम था। और आप मतलब इतनी ब्यूटी थी कि कहना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद इतनी ज़्यादा हाइट है, ऑक्सीजन लेवल कम है, मगर 1% भी लगता है कि ऑक्सीजन बाहर का कम हो रहा है। अंदर से जब आप चढ़ते हो तो ऑक्सीजन आपका लेवल लगता है बढ़ता जा रहा है, आप नेचर से जुड़ते जा रहे हो। और वो जो अनुभूति है वो शब्दातीत है, समझाया ही नहीं जा सकता, वो अनुभव ही किया जा सकता है। तो मैं ये कहूँ कि ये मिलेगा वो मिलेगा, कई बार क्या होता है मिठाई खा के जानी जा सकती है कि वो कितनी मीठी है। मिठाई का मतलब मीठा है, मगर वो जो टेस्ट होता है वो तो खा के जाना जा सकता है। तो इसलिए मेरा मतलब यह है कि नो डाउट ट्रिप जो है बहुत अद्भुत था, मैं समझा नहीं सकता। मगर कब आए थे आप नेपाल? मैं 2 अप्रैल को आ गया था, 2 नवंबर को, 2 नवंबर काठमांडू आ गया था, और 4 तारीख को हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। 4 तारीख को। तो आप इधर से फ्लाइट में लुकला जाके उधर से यहाँ से हम बाय रोड गए थे रामेछाप हाँ, रामेछाप गए थे, और रामेछाप से हमने फ्लाइट ली थी अर्ली मॉर्निंग। फिर उसी दिन हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी थी 4 तारीख को। पैदल गए थे उधर? रामेछाप तक तो फ्लाइट से गए थे, रामेछाप से लुकला फ्लाइट में गए थे, और लुकला से हमने फिर वो क्लाइंबिंग ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। कितना दिन लगा आपको एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए? 9 to 10 days बस। हाँ, अच्छा जो प्रोसीजर है, जो बीच बीच में 2 बार रुकना है, एक्लिमेटाइजेशन होना है, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप पढ़े हुए हो, आपको अलग अलग जगह दिखाई जा रही है, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, और वो जो है इम्पैक्ट, वो उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है। सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट सच्चाई ये है, इसमें मैंने जो अब तक जो वीडियो देखी थी या जो और लोगों से सुना था 2-4 मिथ, वो भी मेरे ख़त्म हो गए। पहला मिथ तो ये था कि वहाँ पर लोग ये सोचते थे कि वहाँ पर टेंट होते हैं, टेंट में आपको रहना पड़ता है, जबकि मुझे कहीं नहीं दिखा। प्रॉपर पक्के जो टी हाउस बोलते हैं, मगर देखा जाए बेसिक होटल से कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, शेयर लेवल पे लेना था, वो तो नॉर्मल बात है, हर एडवेंचर ट्रिप में यही होता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि लोगों को ये लगता है खाने को नहीं मिलता। आई वॉज शॉक्ड कि बिल्कुल लास्ट स्टॉप तक जो गोरखनाथ, ओके, वहाँ तक भी पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह मिल रहा था। यही अपने आप में बड़ी बात है। कौन सोच सकता है कि पिज़्ज़ा मिल सकता है? हाँ, एंड फ्रेश पिज़्ज़ा मिल रहा है आपको, दाल भात मिल रही है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब ये नहीं है कि 4 नाम लिखे हुए हैं, 4 पेज का आपका मेन्यू कार्ड है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ये अपने आप में शो करता है कि खाने की कोई कमी नहीं है। तो यही एक अपने आप में प्लस पॉइंट था। तीसरी बड़ी बात ये थी कि जो कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, लोगों ने ज़बरदस्ती की ये न्यूज़ स्प्रेड कर रखी है कि वहाँ पर हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, जबकि मुझे पसंद भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। हाँ, आपको अपना जो है ये टिश्यू पेपर्स वगैरह लेकर जाना चाहिए, वो तो अलग बात है। जहाँ पर भी बाथरूम से सब कुछ थे, सब क्लियर थे, जो रूम थे वो भी बहुत नीट एंड क्लीन थे, क्लियर थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचने वाली एक स्टोरी हिंदी मूवी भी बनी थी,
हाँ हाँ, ऊंचाई। अमिताभ बच्चन की। देखिए आपने? हाँ हाँ, देखिए तो उधर उधर वो थॉट तो स्ट्रगल मेरा- दिखाया था। और वो जो वो कहते हैं ना, जो सीड डाला था हाँ। वो उस मूवी से ही डाला था। हाँ। हाँ वहाँ वहाँ तो वो मूवी में जो दिखाया है हाँ। वैसा कुछ फील हुआ आपको, जैसे पहाड़ चढ़ने में बहुत दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो? नहीं, ऐसा मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? लगता। एक्चुअली क्या है, एक तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मेरा ये पहला क्लाइंब था। जो ट्रैकिंग है, मैंने आज से पहले कभी ट्रैकिंग की नहीं है। कभी नहीं की थी? नहीं। डायरेक्ट मतलब एवरेस्ट बेस कैंप इतने पहुंच गए? लेवल का कुछ भी नहीं किया है। हाँ, अब जैसे लोकली दिल्ली में 50-100 मीटर चल लेना ट्रैकिंग तो नहीं मानी जाती। नहीं, हाँ, तो इस 5000 वो मीटर से ऊपर तो सोच भी नहीं सकता था। कभी लोग नहीं पता था कि वो जो शेरपा था तेज सिंह तेंजिंग जो शेरपा थे, कि उन्होंने क्या स्कूल बुक्स में पढ़ते थे, तो वो बुक्स में रह जाता था कि अच्छा बहुत बड़ी बात है ये। कभी सोचा नहीं था कि चलो उन्होंने तो पीक तक पहुँचे थे, मगर हम भी कभी बेस तक भी पहुँचेंगे ये कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था। मगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, ये सब माइंड का गेम है। आपने वो मूवी देखी है? तो मैं मूवी के सीन से आपसे पूछूंगा। उधर एक जो हिलारी ब्रिज था, हाँ। उसका बहुत डेंजरस सीन बनाया था उन्होंने। जहाँ पर वो चढ़ रहे होते हैं, हवा लग जाती है, कुछ घोड़े गिर जाते हैं वगैरह वगैरह दिखाया था। उधर जाके आपने मूवी भी देखी थी? हाँ। और वो वही जगह पर मगर आप पहुंच मैं गए। बता रहा हूँ, वैसे जो ब्रिज हैं छोटे छोटे और भी कई बने हुए हैं। हाँ। वो सबसे डेंजरस। हिलारी जो है वो सबसे डेंजरस फेमस है। फेमस भी है, डेंजर्स भी, नो डाउट। देखने में डेंजरस है, स्केरियस्ट कहूँगा, डेंजरस नहीं कहूँगा, स्केरियस्ट है। क्योंकि उसके नीचे एक और बना रखा है जहाँ बंजिंग जंपिंग का था। अब वो फॉरेस्ट जो एक्ट है उसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया है, और उससे ही उतनी ऊपर हाइट पे ये एडमंड हिलरी ब्रिज बना रखा है। और आप कितना भी कोशिश करिए वो हिलता ही हिलता है, नो डाउट अबाउट दैट। और कोई जो लेंथ है वो भी कम नहीं है। तो और इतनी हाइट पे है कि हवा भी बहुत तेज चलती है, वो भी रुक नहीं सकती, क्योंकि कोई फ्लो ही ऐसा नहीं है कि जहाँ फ्लो ना हो, हमेशा हवा चलती चलती है। बट उस पर जाने में जो रोमांच हो रहा था वो अलग बात है, डर नहीं लग रहा था। आई एंजॉय दैट पार्ट, जबकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, बस मुझे डर नहीं लगा। तो मैं इतना मतलब जितना जो मूवी में डरा रखा है, तो मूवी का काम कमाने का है, मगर रियलिटी तो अलग है। आपको लगता है कि हाँ अपने उन्होंने जो बनाया है रियली अ गुड थिंग, और आपको अच्छा लगता है उसमें। कभी कभी हो भी सकता है, मौसम की बात है, बिगड़ जाता है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। वो तो घर में बैठे बैठे भी छत गिर जाती है, उसमें क्या कर लोगे आप? तो वो कोई बड़ी बात नहीं। इस जर्नी में आपको वो मेमोरेबल थिंग होता है ना, जो ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा टाइप, कोई किस्सा, कोई कुछ है जो बताने के लायक? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला किस्सा, दूसरे दिन मैं जब कर रहा था सेकंड डे, तो मेरे जो मैंने अपने शूज़ लेकर आया था, ट्रैकिंग शूज़, वो मतलब ये 2 घंटा चल चुका था, वो उसका सोल निकल गया, जूते टूट गए। ठीक है, दूसरा फटने वाला था, सोल निकलने वाला था। इन्होंने जो गाइड हैं भट्टा जी ने उन्होंने नोट करा। फिर मैंने देखा वो सोल पूरा निकला है एक जूते का। और बात ये भी, वहाँ पर और भी लोग थे, उन्होंने बोला वैसे कैसे चढ़ोगे, आगे आइस है, दिक्कत होगी, वो होगा, ये होगा। अरे देखा जाएगा, चलना है तो चलेंगे। तो वो जो शूज थे मैंने, और मुझे मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने बोला था कि जब भी आप ट्रैकिंग पे जाते हैं ऐसी टफ में, तो आपको ब्रांड न्यू जूते नहीं लेने चाहिए। आप पहले जूते लीजिए, यू ब्रेक द शूज, यानी उसको इतनी बार पहनिए कि वो जूते और आपकी दोस्ती हो जाए। मैं मुझे मालूम नहीं था वो ब्रेक द शूज एक्चुअली में ट्रिप पे ही ब्रेक हो जाएंगे। तो वो एक कहानी हो गई। और फिर आगे मैंने फिर 2 दिन बाद, 2 दिन तक मैंने वही जूतों में ट्रैकिंग की, सेम जूतों में आराम से। मैंने थोड़ा कॉन्शियस रहा, बट उसी में करता रहा। और फिर मैंने जाकर नए जूते लिए, और नए जूते पे ट्रैकिंग करनी पड़ी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट ये था कि ये मेमोरेबल था कि चलिए जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, वही जूते टूट भी गए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे हुआ तो भी मुझे वो मेरे लिए मेमोरेबल था कि भाई 66 तक आ गया, मगर मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, वो नहीं लगा।
आपको वो नहीं, कोई नहीं, मैं आराम से मस्ती से आराम से बैठा था, आराम से कॉफ़ी पी रहा था, पानी पी रहा था, कोई मुझे बॉडी में नहीं लगा, कुछ भी बेचैनी नहीं हुई। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस था उसने जीत लिया। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आज मैं यहाँ आता ही नहीं। वही तो नॉर्मली लोग जो जिसके हाथ पैर सब सही सलामत होते हैं वो डरते हैं। नहीं, अभी जैसे Even मुझे मैं भी ध्यान है, डरता हूँ, मैं भी कुछ बात सोचूंगा उधर जाने के लिए, जाऊँ या ना जाऊँ, अगर गया तो कुछ हो गया तो। हाँ, लेकिन आपने कैसे ठान लिया कि मैं उधर पहुँचूंगा? क्योंकि वो सिंपल बात नहीं है वो सलमान खान की मूवी थी ना किक, हाँ, तो वही है कि मेरा डर है कि करना है तो करना है, लाइफ में आगे अगर बढ़ना है कि चाहिए ही चाहिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी है। एक बार अगर आपने ठान लिया कि आपने कुछ करना है तो आप कर पाओगे, तो वो किक तो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। स्नो बहुत जगह हो जाएगी। हाँ, मैं आपको बता, मैंने जितना स्टडी किया था, इधर उधर हो गया तो होगा, कोई बात नहीं, हरी इच्छा, उससे डर क्या नहीं लगा सोचने से पहले? ना बिल्कुल भी नहीं, ये पसंद भी नहीं लगा, जबकि मुझे हाइट से इतनी दिक्कत है, प्रॉब्लम है और सब है, रूट्स नहीं था, एंकल में पेन भी रहता था, कुछ भी था, मगर नहीं, शाम को जाकर मैं पूरे पाँव इतने पेन कर होते थे, अगले दिन सुबह फिर चल रहता था, ठीक है, जैसे भी ये करना है, जो अगर ये बार चल पड़े हैं तो रुकना नहीं चाहिए। जब आप पहुंचे बेस कैंप पे, कैसा था फीलिंग? वो तो मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरी स्माइल नहीं रुकती मुझे, मतलब मैं पहुँचा हूँ, इतना थक चुका था, बस जैसे ही मैं वहाँ पर जाके, उन्होंने जब फ़ोटो ली और वहाँ पर जो कुछ सेकंड्स बिताए और जब निकलने लगे तो मेरी आंखें नम हो गई। जनरली मैं कभी रोता नहीं हूँ, रोया उस दिन भी नहीं, मगर आंखों में पानी भर, मतलब वो खुशी के जो होता है ना पल, वो हो गया कि लगा कि एक ये भी मैंने अचीव कर लिया, और ख़ुद से खुशी हुई, जो अंदर की खुशी होती है वो मुझे वहाँ पर फील हुई, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा था सही में जीते जी स्वर्ग की अनुभूति हो गई हो, खुशी के हंस लूँ। आप सोचिए जिसके जूते 2 दिन बाद टूट गए हों, ठीक है, और इतनी सारी दिक्कतें आ रही हों, चलना इतना हो, रोज़ 10-12 किलोमीटर चलना होता है, रूट का कुछ पता नहीं होता है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये हैं वो हैं, रूट चेंज होते रहते हैं, कोई ये तो है नहीं मेरे पिताजी ने वहाँ पर संगमरमर की सीढ़ियाँ बना दी हैं, सोने की सीढ़ियाँ बनी हैं, या एस्केलेटर बना दिया, ये पाँव पे रखा सीधा ऊपर तक अपने आप पहुँच गया, वो भी नहीं है, आपको हर स्टेप पे आपको मेहनत करनी पड़ी है, कोई कभी पत्थरों से निकलना है, कभी कहीं से, इवन मेरे जो दोनों एंकल हैं वो 360 डिग्री पे हर तरह से मुड़ चुके थे, मगर चलते जा रहे हैं। उसका एक जो एडवेंचर ट्रिप का जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही होती है, वो आपको जो खुशी देती है वो अलग ही होती है, और खुद सोलो लेवल पे आप जा रहे हो तो वो और ज़्यादा खुशी देती है। उधर जाके जब पहुंचे बेस कैंप, कुछ देर के लिए ऐसा लगा एवरेस्ट पे भी ऊपर पे, मैं तो प्लानिंग ऑलरेडी करने के लिए तैयार बैठा हूँ, आप तो एवरेस्ट, मैं तो नामचे में जब आधे हाफ में था तभी से प्लानिंग शुरू कर दी थी मैंने कि नहीं मैं जाते ही किसी से मीटिंग कराइएगा, मालूम करूँगा कि कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, या और कौन सा ऐसा पीक है जहाँ नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्या फिटनेस और इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो मैं तो ऑलरेडी सोचने लग गया था। तो कब आओगे फिर? देखते हैं, जैसे जल्दी से जल्दी करेंगे, मुझे तो आना ही है। हाँ, कहीं ना कहीं अभी तो आपके 12 या 14 पीक्स हैं, तो अभी तो एक ही पीक किया, बाकी कैसे छोड़ दूँ? वो कर सकते हैं उधर पीक तक एक्चुअली क्या है, उसमें हैंड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, जो मैंने समझा है, अगर वो इशू नहीं है तो मेरे को तो कोई नहीं। मैं जो पैर होता है, पैर और अभी दोस्त ने बताया, वो बोला कि ट्रैकिंग में, वो ट्रैकिंग के बारे में ज़्यादा जानता है, उसने बोला ट्रैकिंग में पैर से ज़्यादा हाथ का ज़रूरत बड़ा होता है, जो जब आप पिक में, जब आप क्लाइंब करते हैं, लेकिन आपका तो वो पॉसिबल नहीं है, है ना, तो इसलिए पूछा मैंने आपका। देखिए, अब जैसे आप ये बोले जाए कि कोई ऐसे अगर आपको एक्टिविटी करनी है जो करनी ही हैंड से है, तो नहीं हो सकती, इसलिए कोई जिद थोड़ी है कि जो नहीं हो सकती मुझे वो करनी है, ये पागलपन मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर वो है कि जो पॉसिबिलिटी मेरे जितने में उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे उसमें मज़ा आ रहा है तो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करता हूँ।
आपने बोला था आप इससे पहले ट्रैकिंग कभी भी नहीं गए नहीं थे। गया। दिल्ली में दिल्ली की सड़क हाँ, के वो कुछ तो अलग किलोमीटर बात ढूंढने को उसको इधर तुलना नहीं की जा सकती। किसी भी जगह से नहीं किया जा जो सकता। आपने कैसे सोचा, पूर्व तैयारी क्या थी आपकी उधर रह के? देखिए, मैं पहले तो ये है कि कोरोना की वजह से और घर में पड़े रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। तो मैंने 2.5 ईयर पहले काफ़ी ज़्यादा 30 kg वेट गेन हो चुका था बिल्कुल। अभी कितने हैं आप? अभी तो 60 में हूँ। उस टाइम 90 90 था। था। हाँ। हाँ। अभी तो 64-65 kg चल रहा है। तो 90 के आसपास चला गया था वेट। और बिल्कुल 5 टाइम्स खाना खाते रहना, घर में जूते चप्पल पड़ते रहते थे कि शरीर खत्म होता जा रहा है वगैरह, नहीं सुनना। मुझे लगता था अब कुछ करना ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है। मुझे लगता था अब हो ही नहीं सकता कुछ। बस जब ऐसा पॉइंट हो गया कि अब हो नहीं सकता, तब मैंने अब तो करना है उस पॉइंट। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, अपना वेट धीरे धीरे जो ट्रेनर लिया, वेट कंट्रोल करना शुरू किया, डाइट कंट्रोल किया, फिटनेस बढ़ाई। और उससे भी पहले क्या था, मैं एक बार ट्रेन से कहीं आ रहा था तो अपर बर्थ में था, तो रात को सोते सोते पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हुआ, मैं नीचे गिर गया, झटका लगा। तो मेरे पाँव पे और बैक में वगैरह में चोट भी आई थी। तो वो पेन आज भी है। बैक का तो सही हो गया, मैं पेन पाँव का है। इनफैक्ट जब जिम ज्वाइन करा तो बैक में भी था वगैरह था। फिर छोटे छोटे मैराथन किए 5 किलोमीटर वगैरह की, जिससे मेरी स्पीड थोड़ी इम्प्रूव हो। फिर धीरे धीरे और कुछ सोचते सोचते लगा अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए। फिर ये है कि चलो ये कर लिया। अब ऐसे ही ध्यान दिमाग में आया कि एवरेस्ट बेस कैंप चुना जाए। ये अमिताभ बच्चन वाली है तो मूवी भी देखी थी उस समय। तो मैं अभी भी जैसे कई लोग बोलते हैं कि क्यों जा रहे हो, तो मैं बोलता हूँ अरे अमिताभ बच्चन चला गया, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? तो 80+ का है, मैं तो अभी 50 साल का भी नहीं हुआ। तो जब वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? तो ये डायलॉग मार कर मैं बहाना बना लेता हूँ। मुझे लगा कि हाँ एक अलग अचीवमेंट होगी और खुद को खुशी मिलती है। प्लस मुझे लगता है जितना ज़्यादा हम प्रकृति के पास जाते हैं उतना हमारा उसके साथ एक जुड़ाव बनता है। तो मुझे वो फील करना था, असली बात तो ये थी। तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहता था। वो जो नेचर का अलग अलग रूप देखने को मिलता है वो मुझे देखना था। तो मुझे लगा एक तो मेरा अपनी फिटनेस भी हो जाएगी कि कितनी है फिटनेस लेवल पे, प्लस मुझे नेचर से जुड़ना भी बन जाएगा। तो लास्ट 6 मंथ से मैंने अपनी ट्रेनिंग बढ़ा दी थी, फिटनेस लेवल बढ़ा दिया। स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी आपने इधर हिमालय में आने के लिए, पहाड़ में आने के लिए? जस्ट ऑक्सीजन लेवल पे थोड़ा फोकस किया था कि उसको जितना कर सकूँ मास्क पहनकर या इस तरह से जिससे वो हो। अदरवाइज बाकी फिटनेस रखनी पड़ती है नॉर्मल। डाइट अच्छी रखिए, फिटनेस रेगुलर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेयर से चढ़ना उतरना, आप ज़्यादा हाफो नहीं, इतना स्ट्रेंथ बढ़ाते रहिए, दैट्स मोर देन एनफ। वैसे भी सॉरी टू से बट दिल्ली तो वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है ना। तो हमारे तो फेफड़े अगर इतने पॉल्यूटेड सिटी में भी आराम से काम कर रहे हैं तो हमें इतनी ज़रूरत प्रॉब्लम है आती भी नहीं ऑक्सीजन की जितनी और लोगों को आएगी। आपके परिवार के बारे में थोड़ी जानना चाहेंगे? ब्रदर हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। मैं एज आई सेड टोल्ड यू बैचलर लाइफ जी रहा हूँ और मदर और फादर हैं। हमारा दर्शक को बता दीजिए आपके पिताजी कौन है? आप बताइए। जो नहीं जानते उनको बता दे, आशीष जी के पिताजी है सुरेंद्र शर्मा, जो पोइट्री करते हैं, कॉमेडी करते हैं। और जिसने नहीं देखा उनके लिए बता दूं कि वो बहुत फनी आदमी है। वो बोलते हैं एक्सरसाइज कभी नहीं करनी चाहिए। वो बोलते हैं भगवान ने हमारे अंदर जितना सांस दिया है उसको धीरे धीरे लिया करो। अगर जल्दी जल्दी करोगे, जल्दी एक्सरसाइज करोगे तो वो आपका सांस जल्दी जल्दी जाएगा, तो आप जल्दी मर जाओगे। वो ऐसा ही तो नहीं था, लेकिन उनका तात्पर्य इस प्रकार के होते। और आप तो आपके पिता से बिल्कुल अलग दिखते हैं। भाई ऐसा है, जब ईश्वर ने 2 अंगूठे नहीं बनाए हुए हैं तो बाप बेटे जैसे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अपनी राह चुनी है, मैं अलग राह चुनता हूँ। जैसे वो अलग लेवल पे मुकाम पे पहुँचे हैं, मैं अलग लेवल पे पहुँच रहा हूँ।
बात ये है, इसलिए अगर कॉपी करूँगा तो कार्बन कॉपी कहलाऊंगा, वो तो नेचर ही नहीं है मेरा। घर पे वो घर पे कैसे है? जैसे हम तो स्क्रीन में भाई वो देखते घर हैं पे जैसे भी है हम उनसे बहुत डरते हैं। वो घर पे भी एक्सरसाइज वगैरह वो नहीं बिल्कुल नहीं करते? नहीं, मैं पूरे फिट हैं। 85 ईयर्स के हो गए हैं, खुद ही ड्राइव करते हैं, खुद ही सब काम करते हैं, सुबह से शाम तक निकले रहते हैं, कोई रेस्ट नहीं करते। वो मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट है। वो उदाहरण देते रहते हैं, कछुआ एक्सरसाइज नहीं करता है, बिना एक्सरसाइज किए फिट है। वो यही तो बोल रहे हैं कि जब मैं 85 ईयर्स के बिना एक्सरसाइज के अभी तक फिट हूँ तो तुम लोगों को जरूरत क्या है। अभी हमने उनको सौरभ द्विवेदी के साथ इंटरव्यू में देखा था, उधर भी वही बात दोहरा रहे थे। जी है ना? तो आपका ये वो उस फैमिली से हो, आपके पिताजी एक्सरसाइज नहीं मानते, वो उसको कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं, है ना? लेकिन आप एक्सरसाइज करके, प्लानिंग करके, है ना, स्पेशल ट्रेनिंग लेके एवरेस्ट बेस कैंप तक आ गए। क्या चीज़ इंस्पायर की है आपको? सबकी अपनी लाइफ में अलग अलग जीने की, कुछ करने की इच्छा होती है। उनकी अलग इच्छा रही है, मेरी अलग रही है, और उन्होंने कभी रोका नहीं। वो ये तो हमेशा कहते हैं कि अपनी सोच को से आगे बढ़ो, और हमेशा ही कहते हैं, हर फादर यही चाहता है कि बेटा जो है वो अपनी सोच को आगे बढ़ाए, आगे बढ़े। उनको फ़क्र भी होता है, वो बहुत जनों को बोलते हैं कि भाई, जैसे उनको मालूम है मैं सुबह 5 बजे उठकर जिम चला जाता हूँ, ठीक है। किसी दिन मैं 7 डेज जिम जाता हूँ जनरली। किसी दिन अगर मैं जिम नहीं गया हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं, आज तुम जिम क्यों नहीं गए, क्या हुआ, तुम्हें तो जिम में होना चाहिए था। मतलब उनको ये रहता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि मैं फिटनेस की वजह से मेरे में फिजिकली कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितनी वो आई है, तो इसको वो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो हर फादर है वो बच्चों को तो भले डांटे डरते, मगर जो बात सपोर्ट देनी चाहिए वहाँ करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और माँ तो ऑलवेज सभी बच्चों के लिए सपोर्टिव होती है। हाँ, टेंशन होती है उनको, जैसे उनको टेंशन बाद में मालूम पड़ा मैं एवरेस्ट बेस कैंप चला गया, तो उनको लगा मैं टेंट में रह रहूँगा, मैं गर्म कपड़े नहीं पहनता कभी भी दिल्ली में, तो उनको लगा ये तो वार्म क्लोथ्स लेके ही नहीं गया होगा, ऐसे ही घूम रहा होगा। इनफैक्ट फर्स्ट 2 डेज तो मैं शॉर्ट टी-शर्ट में ही मैंने ट्रैकिंग की थी, फर्स्ट 2 डेज। तो वो ये इनको टेंशन है, ये तो ठंड में मर जाएगा, टेंट है, कहीं रहने का नहीं, कुछ गर्म नहीं मिलना, तो उनको इस बात से टेंशन हो गई। तो बाद में जब मैंने उनको फ़ोटोज़ वगैरह भेजी वगैरह, तो उनको टेंशन कम हुई कि नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं है वहाँ। आपके पिताजी हाँ जो जिक्र करते रहते हैं आपके माँ के बारे में, हाँ जी, वो वैसे ही है या कुछ डिफरेंट है? वो उनकी अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी मन की कृति है, बस यही कह सकता हूँ। घर में माहौल कैसा रहता है? माहौल नॉर्मल रहता है, कोई ऐसे वो नहीं है। नहीं ऐसे बच्चे डरते हैं, बस इतना होता है, बाकी तो बिल्कुल अच्छा रहता है, पॉजिटिव। तो हम जो देखते हैं ना उनके स्क्रीन में अपने पिताजी को, बड़ा फनी है ना, बहुत इंजॉय करते हैं उनके बोल, उनके भाषा, उनके बोली, उनके जोक्स वगैरह होते हैं, पोइट्री भी करते हैं ना, वो हम बहुत इंजॉय करते हैं। मुझे लगता है नेपाल में जानते हैं, सब लोग जानते हैं उनको, है ना? तो घर में माहौल वैसा रहता है कि नहीं? देखिए ऐसा बात ये है ना कि घर में वैसे भी एज वो हस्बैंड रहते हैं, तो वहाँ वो कैसे बोल सकते हैं, वहाँ तो मदर ही बोलेगी ना, मम्मी का ही चलता है उधर, चलता है, और चलना भी चाहिए, वरना फिर वो वजन कहाँ से आएगा उनकी पोएट्री में। आप इधर आने से पहले बताया था घर में मैं एवरेस्ट बेस कैंप जा रहा हूँ? मैंने मदर फादर को तो नहीं बताया, क्योंकि किसको बताया था? मैंने बाकी लोगों को भी रिसेंटली ही बताया था, कोई ज़्यादा टाइम पहले नहीं बताया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि सबको टेंशन होगी, ये रोकेंगे वगैरह, तो मैं जाने के बाद बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, और अब सब लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बता दिए? हाँ, जाने 2 दिन में खबर फैल गई थी कि गायब है लड़का, और फ़ोन किया तो मैं तो काठमांडू में हूँ, तो उन्होंने अच्छा, उनको लगा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने आया होगा, तो मैं मंदिर वगैरह जाता रहता हूँ, तो उन्होंने अच्छा कब आ रहे हो, कल या परसों, तो मैं तो 14-15 डेज बाद आऊँगा। तो फिर वो शौक हो गया कि 14-15 डेज, तो मैंने हाँ, मैं तो एवरेस्ट
के ले गया हूँ बेस कैंप पे, तो उन्होंने बेस कैंप बहुत ध्यान नहीं दिया। उनको लगा मैं तो पीक पे चले गया हूँ, तो उनकी तो हालत और ख़राब हो गई। फिर उनको मालूम पड़ा कि ले बेस कैंप तक ही गया है, तब यहाँ पर थोड़ी वो हुई। फिर मैंने बताया अरे ज़्यादा ठंड नहीं है, वहाँ तो धूप बहुत आती है। तो ऐसे कहते करते सेटल किया। तो उनको लगा गर्म कपड़े, मैंने गर्म कपड़े तो मैंने बहुत सारे लिए हुए, जो कि कोई खास लेकर नहीं गया था और ज़रूरत भी नहीं थी इतनी। बट उनको ये हल्का हल्का बता गया। अब ट्रिप पूरा हो गया, अब जो चाहे मालूम पड़े। अब जैसे अभी तक उनको नहीं मालूम था है कि मेरे जूते टूट चुके हैं, मैंने 2 दिन बिना टूटे हुए जूतों में ट्रैकिंग की। कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, वो दूर बैठे हैं, उनको टेंशन होगी कि उसमें वो सोल नहीं है, वहाँ पर कीचड़ होती है, फिसलन होती है, कभी भी कोई भी गिर के खाई में गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। घर वालों का काम है टेंशन लेना, तो देयर इज नो पॉइंट टू टेल। आप दिल्ली में करते क्या? मैं ब्रदर के साथ बिजनेस करता हूँ। वापस होके और कुछ एडवेंचरस? हाँ, तो अब प्लान करूँगा। मैं सोच ही रहा हूँ कोई और पीक पकड़ता हूँ। इस बार तो बेस पकड़ा है, अब किसी माउंटेन का पीक पकड़ूंगा, उसके लिए प्रिपरेशन करूँगा। कुछ ना कुछ तो करना ही है। कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे दोनों हाथ सही सलामत होते तो मैं क्या बन जाता, क्या हो जाता, क्या क्या कर लेता टाइप? तब तो मैं कुछ नहीं करता, ये पक्का है। आदमी को जब सब कुछ होता है तो आदमी कुछ नहीं करता। जब कुछ नहीं, कुछ चीज़ें कम होती है तो आदमी सब कुछ करना चाहता है। मुझे पता है जब ये इंटरव्यूज हम पब्लिश करेंगे तो लोग बोलेंगे बेस कैंप जाने के लिए तो पैर काफ़ी हाथ क्यों चाहिए, वो बोलेंगे। हाँ, तो उन लोगों के लिए आपको अब जैसे सही बताऊँ, मैं वहाँ पर जब बर्फ़ वाला एरिया होता है, कुछ होता है, तो आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। इवन नीचे भी आपको दोनों स्टिक चाहिए होते हैं, क्योंकि पाँव जमाने के लिए वगैरह जो भी अगला है आपको स्टिक की ज़रूरत होती है। दैट रियली हेल्प्स। मैंने जो लोगों को ऑब्जर्व किया, बट मैंने अपनी फिटनेस इतनी बढ़ाई थी, लेग्स की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ाई हुई थी कि मैंने वो मैनेज कर लिया। मगर हैंड्स और लेग्स दोनों की ज़रूरत होती है, नो डाउट अबाउट दैट। मैं जैसी जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। बट इट्स नॉट दैट ईजी कि आप आराम से कोई भी सिर्फ लेग के बेस पे चढ़ जाएगा, इतना भी नहीं आसान होता। बट हाँ, अगर इतना ही आसान होता तो कोई बेस कैंप पे जाता ही क्यों, कोई फोटो ही क्यों खिंचवाता, कोई बड़ी बात ही नहीं। सब लोग चले जाते, हाँ, है ना। फिर घर बैठ के टीवी थोड़ी आज मैं यहाँ पर क्यों बैठा होता। हाँ, सीधी सी बात है। नो डाउट इट्स अ चैलेंजिंग वन एंड वर्थ भी है। जब आप कोई चैलेंजिंग तो पूरा करते हो तो बात भी है। अमिताभ बच्चन की मूवी में भी यही दिखाया गया था। वो जो हीरोइन थी वही डायलॉग मारती है कि ज़बरदस्ती आ जाते हैं, करा तो जाता नहीं है, इतना आसान तो है नहीं, और दिखावे में आ रहे हैं। इट्स नॉट दैट इजी। तो सच्चाई भी यही है, इट्स नॉट दैट इजी, बट करना चाहिए। लाइफ में कुछ तो अच्छी चीज़ें करनी चाहिए ना। इससे पहले नेपाल के एक क्लाइंबर ने जिसके 2 पैर नहीं थे, उन्हें आर्टिफिशियल लेग्स के सहारे थे, मैं जानता हूँ। हाँ, जानते। वो सगरमाथा के पीक पे वो पहुंच चुके हैं। अच्छा, आपका कोई कुछ प्लानिंग, और आप उधर वैसे देखते हो आपने आपको? देखिए, मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाने का कोई शौक नहीं है। मुझे खुशी होगी तो मैं जरूर जाऊँगा। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो मैं जरूर जाने की कोशिश करूँगा। पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर क्यों दिमाग लगाना। आपने इससे पहले हमारे साथ बातचीत में बोला था वो ट्रेन वाले एक्सीडेंट के बारे में, क्या हुआ था वो? मैं कहीं बाहर से आ रहा था, शायद अयोध्या से या कहीं से, रात को छोटे छोटे ऊपर वाले बस से नीचे गिर पड़ा था। तो जब टकराया चलती ट्रेन में तो ऑब्वियसली उस वजह से पाँव में, एंकल में चोट लगी थी, बैक में लगी थी और थोड़ी हाथ में लगी थी। हाँ, इन अंदरूनी, तो उसका इम्पैक्ट आया था। बट मैंने डॉक्टर को ऐसे ही दिखाया भी नहीं खास, मतलब एक्सरे करा लिया, हड्डी वड्डी टूटी नहीं थी, मस्कुलर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, जिसका इम्पैक्ट अभी भी एंकल में तो है, बाकी बॉडी पार्ट में जिम की वजह से ठीक हो गया। जो डॉक्टर बोलते हैं वो हड्डी से ज़्यादा वो मसल वाली वो भी बहुत खतरनाक होते हैं बोलते हैं। होता ही है। इससे ये ट्रैकिंग में कुछ असर तो नहीं दिखा ना आपको? पेन वेन हुआ वगैरह, हु केयर्स। जब चलना, वो मैं जो
भट्टा जी हैं जो गाइड हैं, उन्होंने एक अच्छा सा डायलॉग मारा था और कहा था, जब मैंने उनसे बोला कि अभी और कितना चलना है, चढ़ना है, बोलते चढ़ने आए हैं तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं वो दिमाग में बैठ गई, तो मैंने जो पेन है नहीं है, अब चढ़ने आए तो चढ़ते रहो, अब सोचना नहीं है। तो मैं चढ़ता रहा, लास्ट डे तक यही चलता रहा। क्या बोलना चाहते हैं अंतिम में हमारे दर्शकों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए? देखिए मेरा ये कहना ये है, नेपाल के बारे में देखिए मेरा ये कहना है कि लाइफ में अपने आप को परखने के लिए मौका देना चाहिए। लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट देंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं देते। और सपोर्ट ना देने का रीज़न उनकी आपके प्रति जो प्रेम होता है, आपके प्रति जो टेंशन होती है कि ये हो जाए वो हो जाए वगैरह, वो कई बार आपके उस विजन को, आपके उस ड्रीम को रोकता है। मगर अगर पॉसिबल हो, अगर आप लाइफ में करना चाहते हैं कुछ, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और ऐसी चीज़ जरूर करनी चाहिए जिसके बाद आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिले, या वो जो एक किक मिले जिसे कहा जाता है, वो एक अच्छा रहता है। और मुझे लगता है कि नेचर से जुड़ने से बढ़िया मुझे लगता है लाइफ में कुछ नहीं है। जितना आप नेचर के पास जाते हो आपको उतनी ही अच्छी अनुभूति होती है, और ये मिस नहीं करना चाहिए। और नेपाल तो नेचर से ही बना हुआ है। हाँ, इधर का लोग कैसा लगा आपको? अंतर नहीं, इंडिया और नेपाल जबरदस्ती बीच में पहाड़ खड़ा कर दिया है, वाला कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉर्डर लाइन खड़ा कर दिया बस, ऐसा कुछ नहीं। आर्टिफिशियल बाउंड्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही जगह। मुझे फील ही नहीं हुआ मैं अब्रॉड आया हूँ, कोई फील नहीं हुआ। जैसे वहाँ था वैसे यहाँ हूँ। बस अंतर इतना है कि वहाँ पर पॉल्यूशन में था, यहाँ बिना पॉल्यूशन के। काठमांडू तो थोड़ी बहुत, इधर तो ध्वनि वो दिल्ली के कंपेरिजन में सब नॉन पॉल्यूटेड है। उधर उतना पॉल्यूशन होता है? उधर 500 से प्लस AQI है हवा में। हाँ, वहाँ तो आप जहरीली गैस में रह रहे हो, ऐसा हो जाता है। पर ठीक है, वो जहरीली गैस में रह रहा हूँ इसलिए मुझे ऊपर जाकर कोई ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हुई। ये भी मेरे लिए बेनिफिट हुआ। सब चीज़ का अपना अपना कोई फायदा ही, मैं तो ये भी फायदा ही मानता हूँ। तो मैं तो ये लोगों को यही कहता हूँ कि दिल्ली में 1 महीना रहो, आपकी ट्रेनिंग अपने आप ऑक्सीजन की हो जाएगी, फिर चले जाओ जहाँ भी जाना है। ठीक है। ऐसे सर फाइनल में आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि उपनिषद में जो है एक शब्द आता है, चरई बेटी, जिसका मतलब है चलते रहो चलते रहो। ऊपर चढ़ना है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो। यही मैं कहना चाहूँगा कि आगे लाइफ में बढ़ते रहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपका नेपाल आने के लिए, इधर आके हमारे साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।